इस किताब का इंट्रो शुरू करने से पहले जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में 4 बड़े सवाल हमेशा बने रहते हैं। जन्म, मृत्यु, अकेलापन और जीवन का मतलब। यह किताब हमें इन्हीं सवालों से रूबरू कराती है। यहां सिर्फ थ्योरी या दिमागी बातें नहीं, बल्कि दिल और आत्मा को झकझोर देने वाली समझ है। किताब बताती है कि कैसे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी यानी अस्तित्ववादी थेरेपी हमें अपने डर, हमारी टेंशन और जीवन की उलझनों से सामना कराती है। मौत का डर, अकेलेपन का एहसास, जिम्मेदारी का बोझ और जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश, ये सब सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान की असली कहानी का हिस्सा है। यह किताब पढ़ते पढ़ते आप महसूस करेंगे कि लेखक सीधे आपके दिल से बात कर रहा है, जैसे वो आपके अपने सवालों का जवाब दे रहा हो। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। यह चैनल सिर्फ किताबों की आवाज नहीं, बल्कि अपनापन है। यहां आपको न सिर्फ शहरों की भागदौड़ में खोई हुई जिंदगी की झलक मिलेगी, बल्कि गांव की मिट्टी की खुशबू भी सुनाई देगी। चाहे आप दिल्ली की भीड़भाड़ वाली मेट्रो में हों, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में खोए हों, लखनऊ की गलियों में टहल रहे हों, जयपुर की हवाओं में सांस ले रहे हों, या फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में हों, ये आवाज आप तक पहुंचेगी और आपको अपनेपन का एहसास कराएगी। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, दुबई, कतर, सिंगापुर, मलेशिया और उन तमाम देशों में बसे हिंदी भाषी लोग जहां भी हैं, यह चैनल उनके दिलों तक पहुंचने का एक पुल है। ये किताब और ये आवाज आपसे कहेगी, आप अकेले नहीं हैं। आपके सवाल वही हैं जो पूरी दुनिया के इंसानों के हैं। तो आइए इस किताब के सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे गांव की चौपाल पर लोग बैठकर कहानियां सुनते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर इन चैप्टर्स को सुनेंगे। ये सिर्फ किताब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। और यही है हिंदी ऑडियो बुक चैनल का असली मकसद, आपसे जुड़ना, चाहे आप कहीं भी हों। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 2 लाइफ, डेथ एंड एंजाइटी, अधिक विस्तार पूर्वक लिखी। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में लेखक हमें एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की जड़ों से जोड़ता है। यह शुरुआत हमें यह समझाने से होती है कि मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी केवल मानसिक बीमारियों को ठीक करने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान के अस्तित्व की गहराई तक जाने का प्रयास है। लेखक बताता है कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कोई तैयारशुदा फॉर्मूला या तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा है जो इंसान की जिंदगी के मूल सवालों से टकराने की हिम्मत करता है। यह थेरेपी हमें इस बुनियादी सच का सामना कराती है कि इंसान का जीवन अस्थायी है और यह अस्थायीपन ही उसे जीने का अर्थ देता है। इस चैप्टर में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ए डायनामिक साइकोथेरेपी पर जोर दिया गया है। यहां बताया गया है कि यह थेरेपी स्थिर नहीं है, बल्कि बदलते समय और परिस्थितियों के साथ विकसित होती रहती है। लेखक समझाता है कि एग्जिस्टेंशियल ओरिएंटेशन शुरू में भले ही अजनबी लगे, क्योंकि यह हमें वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है जिनसे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, जैसे मौत, अकेलापन और बेअर्थपन। बट यही सवाल हमें गहरी समझ और सच्ची इंसानियत की ओर ले जाते हैं। इसके बाद द फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी को समझाया जाता है, जहां यह दिखाया गया है कि यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि मनोचिकित्सा की दुनिया में भी एक जरूरी और प्रभावशाली तरीका बन चुका है। लेखक यह भी बताता है कि किस तरह इस क्षेत्र को शुरू में अकादमिक जगत ने संदेह की नजर से देखा, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनाई और आज यह मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया में एक मजबूत आधार बन चुका है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड द एकेडमिक कम्युनिटी भाग में हमें यह समझ में आता है कि कैसे शिक्षा और रिसर्च की दुनिया ने धीरे धीरे इस थेरेपी को अपनाया और अब यह मनोवैज्ञानिक चर्चाओं का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस तरह चैप्टर 1 हमें न सिर्फ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की परिभाषा और प्रकृति से जोड़ता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि यह दृष्टिकोण क्यों और कैसे आधुनिक दुनिया में जरूरी है। चैप्टर 2 लाइफ, डेथ एंड एंजाइटी हमें जीवन और मृत्यु के बीच के रिश्ते की गहराई में ले जाता है। यह चैप्टर शुरुआत करता है लाइफ डेथ इंटरडिपेंडेंस से, यानी जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। इंसान जिंदगी की कदर तभी करता है जब वह मौत की सच्चाई को स्वीकार करता है।
लेखक कहता है कि अगर मौत न होती तो जीवन का कोई मूल्य न होता। इसके बाद डेथ एंड एंग्जाइटी पर चर्चा होती है। यहां बताया गया है कि इंसान की सबसे बड़ी चिंता मौत का डर है। ये डर अक्सर छिपा रहता है, लेकिन हर निर्णय, हर चिंता और हर डर के पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु का ही साया होता है। उदाहरण के तौर पर, जब इंसान अपनी सेहत, उम्र या रिश्तों की चिंता करता है तो असल में वह मौत से जुड़ी चिंता से जूझ रहा होता है। फिर आता है द इनअटेंशन टू डेथ इन साइकोथेरेपी थियरी एंड प्रैक्टिस। यहां लेखक दिखाता है कि मनोचिकित्सा की दुनिया ने लंबे समय तक मृत्यु को नजरअंदाज किया है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर हम मरीज की समस्याओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें उसकी डेथ एंग्जाइटी को पहचानना ही होगा। अगर इस पहलू को नजरअंदाज किया जाए तो थेरेपी अधूरी रह जाती है। इसके बाद फ्रॉइड के विचारों पर चर्चा होती है। फ्रॉइड, एंग्जाइटी विदाउट डेथ। फ्रॉइड मानते थे कि एंग्जाइटी को केवल आंतरिक संघर्षों और दबे हुए इच्छाओं से समझा जा सकता है। मृत्यु का इसमें कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल दृष्टिकोण इससे असहमत है और कहता है कि एंग्जाइटी का मूल कारण मृत्यु की अनिवार्यता है। इंसान चाहे फ्रॉइड की तरह मृत्यु को नजरअंदाज करे या समाज की तरह इसे छिपाने की कोशिश करे, लेकिन मौत की सच्चाई से भागना असंभव है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि जब इंसान मौत के विचार को दबाता है तो उसकी एंग्जाइटी और बढ़ती है, लेकिन जब वह मौत की सच्चाई को स्वीकार करता है तो वही स्वीकार्यता उसे जीवन को पूरी तरह जीने की ताकत देती है। यानी मौत का डर इंसान को तोड़ता भी है और जागरूक भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे भागते हैं या उसका सामना करते हैं। इस तरह पहले 2 चैप्टर्स हमें एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बुनियाद समझाते हैं। चैप्टर 1 हमें यह एहसास कराता है कि यह थेरेपी इंसान के मूल सवालों से जुड़ी है और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से समझने का एक जरिया है। वहीं चैप्टर 2 यह साबित करता है कि मौत और चिंता को अलग नहीं किया जा सकता। चैप्टर 3 द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। अधिक विस्तार पूर्वक लिखिए। यह चैप्टर बच्चों की सोच और उनकी मौत को समझने की क्षमता पर केंद्रित है। हम अक्सर मानते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें मौत की गहराई का ज्ञान नहीं होता, लेकिन लेखक बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चा मौत का सामना करने लगता है। किसी पालतू जानवर की मौत, परिवार के किसी बुजुर्ग का न रहना या फिर कहानी और फिल्मों में मौत का चित्रण, ये सभी अनुभव बच्चे के मन में सवाल खड़े करते हैं। लेखक समझाते हैं कि बच्चे मौत की अवधारणा को धीरे धीरे 4 स्तरों में समझते हैं। पहला स्तर है इरिवर्सिबिलिटी, यानी मौत से वापसी नहीं होती। छोटे बच्चे सोचते हैं कि मरा हुआ इंसान दोबारा उठ खड़ा होगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे सीखते हैं कि मौत स्थायी है। दूसरा स्तर है यूनिवर्सैलिटी, यानी हर किसी को मरना है। पहले बच्चा सोचता है कि केवल बूढ़े लोग मरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि मौत सबको आती है। तीसरा स्तर है इनएविटेबिलिटी, यानी मौत से बचा नहीं जा सकता। यहां बच्चा यह स्वीकारने लगता है कि मौत इंसान की पसंद या नियंत्रण से बाहर है। चौथा स्तर है कॉजैलिटी, यानी मौत के कारण होते हैं। बच्चा धीरे धीरे समझता है कि बीमारी, दुर्घटना या उम्र बढ़ने जैसी वजहों से मौत होती है। बच्चों की कल्पना शक्ति मौत को किसी बाहरी ताकत की तरह भी देखती है, जैसे भूत, राक्षस या कोई अंधेरी छाया। उनके सपनों और खेलों में यह झलकता है। कभी कभी वे अपनी या माता पिता की मौत की कल्पना करके असुरक्षित महसूस करते हैं, खासकर यह सोचकर कि यदि माता पिता न रहे तो वे अकेले क्या करेंगे। बच्चे के भीतर गहरी चिंता पैदा होती है। इस चैप्टर का अहम निष्कर्ष यह है कि माता पिता और समाज अक्सर बच्चों से मौत का सच छिपाते हैं। वे सोचते हैं कि सच बताने से बच्चा डर जाएगा, लेकिन यह छुपाव बच्चे के डर और उलझन को और बढ़ा देता है। लेखक कहते हैं कि बच्चों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ मौत पर बात करनी चाहिए। इससे बच्चा जीवन और मृत्यु दोनों को संतुलित दृष्टि से स्वीकारना सीखता है। चैप्टर 4 डेथ एंड साइकोपैथोलॉजी। अधिक विस्तार पूर्वक लिखिए। यह चैप्टर इस गहरे सवाल को सामने रखता है कि मौत का डर इंसान की मानसिक बीमारियों में कैसे झलकता है। लेखक बताते हैं कि लगभग हर गंभीर मानसिक समस्या की जड़ में कहीं ना कहीं मौत की एंग्जाइटी छिपी होती है। जब इंसान मौत के सच को दबाने की कोशिश करता है तो यह डर अलग अलग मनोविकारों का रूप ले लेता है।
उदाहरण के लिए हाइपोकॉन्ड्रिया यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंता, जहां इंसान छोटी सी बीमारी को भी मौत का संकेत समझ लेता है। यहां मौत की चिंता सीधे सीधे शारीरिक स्वास्थ्य के डर में बदल जाती है। इसी तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का एक कारण यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक कंट्रोल चाहता है। वह बार बार हाथ धोता है, दरवाजा जांचता है या चीजें गिनता है, क्योंकि उसके भीतर यह छिपा हुआ डर है कि मौत अचानक आ जाएगी और वह असहाय रह जाएगा। डिप्रेशन भी मौत की एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है। जब इंसान यह सोचकर टूट जाता है कि अंत में सब बेकार है और मौत सब कुछ खत्म कर देगी, तब उसे जीवन अर्थहीन लगने लगता है। यह अर्थहीनता गहरे अवसाद का कारण बन जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज अक्सर मौत को छिपाता है, लेकिन यह छिपाव असलियत को बदल नहीं पाता, बल्कि लोगों के अंदर दबे हुए डर को और बढ़ा देता है। जब यह डर खुलकर सामने नहीं आता, तो यह अलग अलग मानसिक बीमारियों का रूप ले लेता है। इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा को अगर सचमुच इंसान के दर्द को समझना है, तो उन्हें मौत के डर और एंग्जाइटी का सामना करना होगा। मौत की सच्चाई को नजरअंदाज करने से न तो इंसान की एंग्जाइटी कम होती है और न ही उसकी बीमारी का इलाज हो पाता है, बल्कि जब इंसान मौत की अनिवार्यता को स्वीकार करता है, तभी वह अपनी मानसिक समस्याओं को समझकर उनसे बाहर आने की ताकत जुटा पाता है। चैप्टर 5 डेथ एंड साइकोथेरेपी। इस चैप्टर में यालोम मौत और साइकोथेरेपी के रिश्ते को गहराई से समझाते हैं। इंसान के भीतर सबसे छिपा हुआ लेकिन सबसे गहरा डर मौत का होता है। यह डर अक्सर सीधे सामने नहीं आता, बल्कि छिपकर कई और रूपों में प्रकट होता है, जैसे बेचैनी, नींद न आना, डिप्रेशन या लगातार चिंता। कई बार लोग रिश्तों में अनावश्यक उलझाव पैदा करते हैं या अपने करियर और जीवन की दिशा खो देते हैं, क्योंकि भीतर कहीं मौत का भय उन्हें परेशान कर रहा होता है। साइकोथेरेपी का उद्देश्य यही है कि मरीज धीरे धीरे इन छिपी हुई भावनाओं तक पहुंचे और उन्हें पहचान सके। यालोम बताते हैं कि मौत पर बातचीत करना आसान नहीं होता। जब मरीज अपनी भावनाओं को खोलकर सामने रखता है, तो शुरुआत में बहुत डर और दर्द होता है, लेकिन यही वह पल है जब उपचार की प्रक्रिया असली मायनों में शुरू होती है। साइकोथेरेपिस्ट धीरे धीरे मरीज को यह समझने में मदद करता है कि मौत का डर जीवन का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे समझना जीवन को और गहराई से जीने का अवसर है। मौत हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी कारण हमें हर दिन, हर रिश्ते और हर अनुभव को सच्चे दिल से जीना चाहिए। यालोम यह भी बताते हैं कि कई बार जब मरीज मौत की वास्तविकता को स्वीकार करता है, तब वह अचानक अपने जीवन में नई ऊर्जा और स्पष्टता महसूस करता है। वह अधूरे काम पूरे करने की ओर बढ़ता है, रिश्तों में झूठ और औपचारिकता छोड़कर सच्चाई अपनाता है और अपने भीतर की क्षमता को पहचानना शुरू करता है। इस तरह साइकोथेरेपी सिर्फ मौत के डर से राहत नहीं देती, बल्कि इंसान को जीवन को और गहराई, ईमानदारी और जुड़ाव के साथ जीने का रास्ता दिखाती है। चैप्टर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानव जीवन का एक केंद्रीय पहलू बताया गया है। यालोम लिखते हैं कि हर इंसान अपने जीवन का निर्माता खुद है। हालांकि हम अक्सर अपने हालात का दोष परिवार, समाज या किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे फैसले और चॉइस ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये एहसास कई बार डरावना लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी नाकामियों और खालीपन का कारण भी हम ही हैं। लेकिन यही एहसास हमें असली आजादी और ताकत भी देता है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी उसके ही हाथ में है, तभी वह बदलाव करना शुरू कर सकता है। जिम्मेदारी लेना यानी यह स्वीकार करना कि हमें जो भी करना है उसके लिए हमें खुद आगे बढ़ना होगा। साइकोथेरेपी में यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जब मरीज अपने दुख या समस्याओं का कारण दूसरों को मानता है, तो वह फंसा रहता है। लेकिन जब वह यह समझने लगता है कि उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है, तब उसके भीतर असली बदलाव की शुरुआत होती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का मतलब है कि इंसान अपने डर और असफलताओं से भागना बंद करता है और अपनी शक्ति को पहचान कर नया रास्ता बनाने की कोशिश करता है। यालोम यह भी बताते हैं कि जिम्मेदारी का एहसास कभी कभी बहुत भारी लग सकता है। कई लोग इसे टालने के लिए झूठे बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक इंसान जिम्मेदारी से भागता है तब तक वह अपने जीवन में न तो आजादी पा सकता है और न ही गहरा अर्थ। जिम्मेदारी स्वीकार करना एक तरह से बोझ भी है और वरदान भी, क्योंकि यह इंसान को अपने फैसलों का मालिक बनाता है और उसे यह ताकत देता है कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। साइकोथेरेपी में यह एक बड़ा मोड़ साबित होता है, जहां से व्यक्ति अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान और भविष्य की ओर नए नजरिए से देखना शुरू करता है। चैप्टर 7। विलिंग शब्द का सरल अर्थ इच्छा या तैयारी दिखता है, लेकिन यालोम यहां विलिंग को एक और गहराई से परिभाषित करते हैं। यह वह मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिससे व्यक्ति जीवन की कठोर सच्चाइयों, मौत, अकेलापन, अर्थहीनता का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। यह केवल पैसिव सहमति नहीं है, बल्कि सक्रिय स्वीकार्यता की स्थिति है, अपना डर देखकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत। इस चैप्टर में यालोम बताते हैं कि कई बार समस्याएं इसलिए बन जाती हैं क्योंकि व्यक्ति डर से पीछे हट जाता है, व्यवहारों और बचाव तंत्रों में फंस जाता है। वहीं विलिंग उसे उन बचाव तंत्रों को छोड़कर सच्चाई से टकराने का एक रास्ता देता है। शुरुआत में लेखक क्लिनिकल मामलों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे विलिंग काम करता है। एक क्लाइंट जो बार बार नौकरी बदलता रहा था और रिश्तों में गहराई से जुड़ने से डरता था, दरअसल बदलाव और अस्थिरता के डर से बचने के लिए सतही सुख अपनाता रहा था। साइकोथेरेपी के दौरान जब थेरेपिस्ट ने उसे छोटे छोटे परीक्षण देने शुरू किए, जैसे एक रिश्ते में अपनी सच्ची भावना एक बार खोलकर बताना, तो उसने पहले तो असहजता और भय महसूस किया, पर धीरे धीरे विलिंगनेस की छोटी छोटी सफलताएं उसे अधिक खुले, जिम्मेदार और अर्थपूर्ण जीवन की ओर लेकर गईं। यालोम का कहना है कि थेरेपी का असली काम ही यही है, मरीज को इतना सुरक्षित और सहायक माहौल देना कि वह अपने भय को सामने रखते हुए करने के लिए तैयार हो जाए। चैप्टर में विलिंग के मनोवैज्ञानिक घटकों पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है। पहला घटक है जागरूकता, यानी व्यक्ति को अपने भय और बचाव तंत्रों की चेतना होना। दूसरा है निर्णय, कि वह अब बदलाव चाहता है। तीसरा है जोखिम उठाने की क्षमता, छोटी छोटी चीजें करके नए व्यवहारों का अभ्यास। चौथा है निरंतरता, क्योंकि विलिंगनेस एक बार की घटना नहीं, लगातार अभ्यास है। यालोम उपचार के जरिए इन घटकों को मजबूत करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। थेरेपिस्ट का नॉन जजमेंटल सन्निकटन, हियर एंड नाउ का उपयोग और सुरक्षात्मक एक्सपोजर कार्य। चैप्टर 8। एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन का केंद्र बिंदु यह है कि इंसान की एक प्रकार की अंतिम अलगाविता होती है, एक ऐसी अकेलेपन की अनुभूति जो सामाजिक अलगाव से अलग और गहरी है। यालोम इसे 3 स्तरों पर विभाजित करते हैं। इंटरपर्सनल आइसोलेशन, जो रिश्तेदारों और दूसरों से भावनात्मक दूरी है। इंट्रापर्सनल आइसोलेशन, अपने भिन्न भिन्न हिस्सों के बीच टूट। और अल्टीमेट एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन, वह मौलिक अलगाव जो हर व्यक्ति को उसके अस्तित्व की अनन्य प्रकृति से मिलता है। यानी कोई भी हमारे अनुभवों, मौत या अस्तित्व की अंतिम सच्चाइयों को पूरी तरह हमारे स्थान पर नहीं जी सकता। लेखक विस्तार से बताते हैं कि आधुनिक समाज में इंटरपर्सनल आइसोलेशन अलग अलग वजहों से बढ़ी है। शहरों की मजबूरियां, सतही सोशल मीडिया संबंध और भावनात्मक कमजोरी। पर यालोम का कहना है कि इसका इलाज सिर्फ सामाजिक संपर्क बढ़ाना नहीं है। असली काम उस अंतर को पाटना है जो मैं और दूसरे के बीच होता है। थेरेपी में यह तभी संभव होता है जब लोग वल्नरेबिलिटी दिखाकर और संवाद की गहराई अपनाकर अपने अनुभवों को असली रूप में साझा करें। यालोम ग्रुप थेरेपी को विशेष रूप से इस कारण महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि समूह में अनुभवों की साझेदारी से इंटरपर्सनल आइसोलेशन में वास्तविक कमी आती है। इंट्रापर्सनल अलगाव पर चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि अनेक लोग अपने अंदर के हिस्सों जैसे इच्छाएं, डर, परिभाषाएं को अलग कर लेते हैं। वे अपने अनदेखे हिस्सों को दबाकर रखना पसंद करते हैं, जिससे एक तरह का आत्म परिचय टूट जाता है। इस टूटन का परिणाम आइडेंटिटी कंफ्यूजन, लो ऑथेंटिसिटी और अंततः डिप्रेशन या संबंधों में असमर्थता के रूप में दिखता है। साइकोथेरेपी का लक्ष्य यहां इन हिस्सों को पुनर्संगठित करना, सेल्फ इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना और व्यक्ति को अपने पूर्ण अनुभवों के साथ उपस्थित रहने के लिए सशक्त बनाना है। चैप्टर 9। एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन एंड साइकोथेरेपी।
इस बात की तह तक जाता है कि जिस मौलिक अलगाव का एहसास हर मानव जीवन में मौजूद रहता है, उसका थेरेपी में सामना कैसे किया जाए। यालोम का तर्क यह नहीं है कि एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन को पूरी तरह मिटाया जा सकता है, बल्कि उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि थेरेपी कैसे उस अलगाव की तीव्रता को कम कर सकती है, व्यक्ति को गहरे संबंधों की ओर ले जा सकती है और उसे अपने अकेलेपन के साथ जुड़कर एक नए तरह का संयोजन, इंटीग्रेशन सिखा सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन 3 परतों में काम करती है। इंटरपर्सनल आइसोलेशन, दूसरों से भावनात्मक दूरी। इंट्रापर्सनल फ्रेगमेंटेशन, आत्म के भीतर टूटन। और अल्टीमेट आइसोलेशन, अंतिम रूप से जो हर व्यक्ति अकेला ही झेलता है। साइकोथेरेपी का पहला कदम प्रत्येक परत की पहचान करना है। क्लिनिकल सत्रों में थेरेपिस्ट अपने पेशेंट की बोलचाल, रिलेक्स प्रदर्शनों और व्यवहार में छुपे हुए संकेतों से इंटरपर्सनल विथड्रॉवल, अविश्वास और वर्लेसनेस खोजता है। उदाहरण के तौर पर, एक मरीज जो बार बार संबंध बनाने में विफल रहता है, सरफेस पर सोशल एंग्जाइटी दिखा सकता है, पर गहनी जांच में पता चलता है कि वह ऑथेंटिसिटी और रिजेक्शन के डर से अपने वास्तविक अनुभव छुपाता आ रहा है। थेरेप्यूटिक अप्रोच में ग्रुप थेरेपी का स्पेशल महत्व यहीं से आता है। समूह में जब एक व्यक्ति अपनी असहायता, शर्म या दुख को साझा करता है और दूसरे सदस्यों से सच्ची प्रतिक्रिया पाता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसका दर्द अकेला नहीं है। यालोम ग्रुप एनकाउंटर के द्वारा इस साझा अनुभव को थेरेप्यूटिक एजेंट मानते हैं। यहाँ मेंबर्स एक दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को खुलकर परखते हैं, फीडबैक लेते हैं और रिलेशन बिल्डिंग का अभ्यास करते हैं। थेरेपिस्ट का काम समूह को इतना सुरक्षित बनाना है कि वल्नरेबिलिटी दिखाने पर शर्म की भावना कम हो और वास्तविक संबंधों की शुरुआत हो सके। चैप्टर 10, मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी का वह सबसे चुनौतीपूर्ण और अक्सर सबसे दर्दनाक विषय है। एक ऐसा जज्बा जहां व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जीवन का कोई स्थापित अर्थ नहीं है, सभी प्रयास सार्थक नहीं और आगे की राह खाली लगती है। यालोम इस अध्याय में अर्थ की खोज को क्लिनिकल कोर मानते हैं, क्योंकि जब जीवन का अर्थ सूख जाता है तो डिप्रेशन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, एडिक्टिव बुस्का और आत्महत्या विचारों का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले लेखक अर्थहीनता के कारणों की विस्तृत पड़ताल करते हैं। कभी कभी यह आधुनिकता का, रैपिड सोशल चेंज का और ट्रेडिशनल भरोसों के टूटने का परिणाम है। पुरानी मान्यताएं जो जीवन को अर्थ देती थीं, वे कमजोर हो रही हैं। कुछ मामलों में यह व्यक्तिगत क्राइसिस के बाद आता है, रिश्ते का टूटना, रोजगार का खोना, बड़ा नुकसान या गंभीर बीमारी। ऐसे घटनाएं व्यक्ति के पहले से जोड़े अर्थ धारणा को हिला देती हैं। कुछ व्यक्तियों में एग्जिस्टेंशियल टेम्परामेंट के कारण भी अर्थ की तलाश तीव्र रहती है। वे सरफेस प्लेजर्स से संतुष्ट नहीं होते और गहरी, स्थायी मीनिंगफुलनेस की चाह रखते हैं। थेरेप्यूटिक दृष्टि से अर्थहीनता का समाधान लोगोथेरेपी या मीनिंग सेंटर्ड अप्रोचेस से निकटता रखता है, पर यालोम इसे केवल एक तकनीक नहीं मानते। वे बताते हैं कि अर्थ का निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह कोई स्टैटिक चीज नहीं जो थेरेपिस्ट दे दे, बल्कि वह प्रोजेक्ट, कमिटमेंट और क्रिएटिविटी के जरिए बनती है। थेरेपिस्ट की भूमिका यहाँ फैसिलिटेटर की होती है। वे पेशेंट को उसकी वैल्यूज, पैशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की खोज में मार्गदर्शित करते हैं। एक विस्तृत तकनीकी खाका इस प्रकार है। पहला कदम, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। पेशेंट से पूछा जाता है कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, किस तरह के संबंध, कार्य या क्रिएशनल प्रोजेक्ट्स उसे उत्साहित करते हैं। दूसरा कदम, लाइफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। अर्थ की छोटी छोटी परियोजनाओं की सूची बनाना जो रोजमर्रा के जीवन में मंजूरियत दे। उदाहरण के लिए, किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए अर्थ उसके पोते पोतियों के साथ समय बिताना और एक मेमोयर लिखना हो सकता है। किसी युवा के लिए अर्थ किसी कॉज के लिए काम करना या कला में लगाव हो सकता है। तीसरा कदम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। अर्थ तभी जीवित रहता है जब उस पर लगन से काम किया जाए। कमिटमेंट से अर्थ स्थिर बनता है। चैप्टर 11, मीनिंगलेसनेस एंड साइकोथेरेपी। इस बात की सूक्ष्म और व्यावहारिक पड़ताल है कि जब किसी का जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है तो थेरेपी में क्या क्या किया जा सकता है और किस तरह से वह व्यक्ति
फिर से अर्थपूर्ण जुड़ाव और उद्देश्य पा सकता है। इस चैप्टर का मूल कथन यह है कि अर्थ केवल कोई बेदखल वस्तु नहीं है जिसे थेरेपिस्ट दे दें। अर्थ एक सक्रिय बनाए जाने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वैल्यूज, कमिटमेंट और क्रिएटिविटी से बनता है। शुरुआत में लेखक अर्थहीनता की प्रकृति अलग अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के साथ दर्शाते हैं। अर्थहीनता कभी कभी सरफेस लेवल बोर्डम, कभी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम और कभी कभी क्लिनिकल डिप्रेशन के रूप में सामने आती है। कई बार लोग कहेंगे, मुझे अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती या सब बेकार सा लगने लगा है। यह बताने का तरीका है कि पहले जो मीनिंगफुल फ्रेमवर्क्स थे, रिश्ते, काम, धर्म, रोल्स, वे टूट गए हैं या खो गए हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अर्थहीनता और क्लिनिकल डिप्रेशन के बीच ओवरलैप है, पर अलगाव भी है। डिप्रेशन में ऊर्जा, नींद, एपिटाइट और कॉग्निटिव स्लोविंग होते हैं। अर्थहीनता में मुख्यतः मोटिवेशन और पर्पस का अभाव प्रमुख है। इसलिए असेसमेंट में दोनों का केयरफुल डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूरी है। थेरेप्यूटिक बेसलाइन, अलायंस और एग्जिस्टेंशियल एक्नॉलेजमेंट। कोई भी प्रभावी काम तभी शुरू हो सकता है जब थेरेपिस्ट एक मजबूत, नॉन जजमेंटल रिलेशनशिप बनाए, जहां रोगी की निराशा, निरर्थकता और कभी कभी क्रोध को बिना जल्दी में कसीदे चढ़ाए सुना जाए। थेरेपिस्ट की भूमिका फैसिलिटेटर और विटनेस की है। वह रोगी के एग्जिस्टेंशियल दर्द को मानता है और उससे मिलकर अर्थ की खोज का रास्ता बनाता है। यह मान्यता अक्सर राहत देती है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट महसूस करते हैं कि उनके घाव को कोई समझ रहा है। क्लिनिकल रणनीतियां और तकनीकें, व्यवहारिक और अनुभवजन्य। 1. वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। कौन सी चीजें उस व्यक्ति के लिए सच में मायने रखती थीं या रख सकती हैं। थेरेपिस्ट गाइडेड क्वेश्चंस, लाइफ चार्टिंग और एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस का उपयोग करके क्लाइंट की प्राथमिकताओं और वैल्यूज को सरफेस पर लाते हैं। अक्सर लोगों को बता देना मुश्किल होता है कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, जैसे सप्ताह में एक बार कोई छोटा सा ऐसा काम जो वैल्यूज से जुड़ा हो। 2. लाइफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग। अर्थ एक बड़े प्रोजेक्ट से भी आता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ मिलकर छोटे अचीवेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं। मेमोयर लिखना, किसी कॉज के लिए वॉलंटियरिंग, कला या संगीत में नियमित समय, रिश्तों में पुरानी नोक झोंक सुलझाने की पहल या किसी स्किल को सीखना। ये प्रोजेक्ट बिहेवियरल एक्टिवेशन का एग्जिस्टेंशियल रूप है। न केवल मूड उठता है, बल्कि अर्थ का अनुभव भी बनता है। 3. मॉर्टैलिटी अवेयरनेस एक्सरसाइजेस। मृत्यु की सीमितता को इमेजिनेटिवली इस्तेमाल करना। यह अभ्यास धीरे धीरे और संवेदनशीलता से होता है। क्लाइंट से कहा जा सकता है कि वह कल्पना करे कि उसकी अंतिम दिन कैसी होगी और उसे क्या पछतावा होगा। इससे प्रायोरिटीज स्पष्ट हो जाती हैं और छोटी छोटी चीजों की अहमियत खुद ब खुद कम हो जाती है। इस तरह मॉर्टैलिटी सेलियंस का उपयोग पैनिक पैदा किए बिना मोटिवेशन और मीनिंग मेकिंग के लिए किया जाता है। 4. नैरेटिव रिस्ट्रक्चरिंग और लाइफ रिव्यू। कई बार अर्थ की कमी इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति की खुद की कहानी फ्रैगमेंटेड या नेगेटिव है। थेरेपिस्ट नैरेटिव थेरेपी टेक्निक से क्लाइंट की लाइफ स्टोरी को रीऑथर करने में मदद करते हैं। छोटे छोटे अचीव्ड मोमेंट्स, रेजिलियंस के उदाहरण और वैलर्स की कॉन्टिन्यूटी दिखाकर व्यक्ति को अपनी कहानी का एक्टिव ऑथर बनाया जाता है। वृद्धों में लाइफ रिव्यू और रेमिनिसेंस थेरेपी अत्यधिक उपयोगी होते हैं। 5. वैल्यूज बेस्ड बिहेवियरल एक्टिवेशन और एक्सपोजर, ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की प्रेरणा लेकर व्यवहारिक योजनाएं बनती हैं। क्लाइंट को अपने वैल्यूज के अनुसार छोटे एक्शंस लेने होंगे और अनुभव का सामना करना सिखाया जाएगा। यह अवॉइडेंस बेस्ड कोपिंग को तोड़ता है और प्रैक्टिकल मीनिंग की तरफ ले आता है। 6. क्रिएटिव एक्सप्रेशन और लेगेसी वर्क। कई क्लाइंटों के लिए अर्थ लेगेसी बनाने में मिलता है। पत्र, फोटो प्रोजेक्ट, कम्युनिटी प्रोजेक्ट या किसी रिश्ते के लिए सिंबॉलिक काम। ये कार्य सिचुएशन को ट्रांसेंडेंट बनाते हैं और एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस का इलाज कुछ हद तक करते हैं। दोस्तों, अब हम इस किताब की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपने अभी तक लेखक के विचारों, गहरी समझ और जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित चैप्टर्स को सुना।
हर चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन, मृत्यु, रिश्तों और अपने अस्तित्व को किस नजर से देखते हैं। शायद आप में से कई श्रोता शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से जुड़े हों, दिल्ली की व्यस्त सड़कों से लेकर मुंबई के शोरगुल तक, कोलकाता की पुरानी गलियों से लेकर बेंगलुरु के टेक पार्क्स तक। वहीं कुछ साथी गांवों की मिट्टी से जुड़े होंगे, उत्तर प्रदेश के खेतों की खुशबू से, पंजाब के सरसों के खेतों से, राजस्थान की रेत से, या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की चौपालों से। यही विविधता हमारी ताकत है, यही हमारी कहानियों का आधार है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे जीने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कभी यह खोज बच्चों की मासूम नजरों से झलकती है, कभी यह चिंता और डर के रूप में हमारे सामने आती है, तो कभी यह हमें मजबूर करती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और अपने चुनावों को समझें। किताब का हर चैप्टर हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे गांव में हों या शहर में, छोटे कस्बे में हों या किसी बड़े महानगर में, हम सभी इंसानों के सवाल, जिज्ञासाएं और भावनाएं एक जैसी हैं। और अब बात करते हैं हमारे चैनल की, हिंदी ऑडियो बुक। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक परिवार है जो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना और खाड़ी देशों तक फैला हुआ है, जहां जहां हिंदी बोली और समझी जाती है। इस चैनल का उद्देश्य है आपको किताबों के खजाने से जोड़ना, ताकि आप चाहे खेत में काम कर रहे हों, बस में सफर कर रहे हों, ऑफिस से लौट रहे हों या घर के आंगन में चाय की प्याली लेकर बैठे हों, हर जगह किताबें आपके साथ हों। हम चाहते हैं कि जब आप इन ऑडियो बुक्स को सुनें तो आपको महसूस हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके अपने अनुभवों की आवाज है। ये वही कहानियां और विचार हैं जिन्हें आप अपने गांव की चौपाल पर, शहर की लाइब्रेरी में या दोस्तों के बीच कभी न कभी सुनते या साझा करते हैं। दोस्तों, इस सफर में आपके साथ रहना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर आपको यह किताब और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय साझा करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और गांव शहर के लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जितना हम मिलकर सुनेंगे और समझेंगे, उतना ही हमारा समाज और हमारी सोच गहरी और समृद्ध बनेगी। तो आइए इस किताब के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर किताब एक नई शुरुआत होती है, हर शब्द एक नया सवाल जगाता है और हर कहानी हमें जीवन के असली अर्थ के करीब ले जाती है। अगले एपिसोड और अगली किताब में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने जीवन को खुले दिल और जागरूक नजर से जीते रहिए। यह था आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां गांव और शहर, भारत और पूरी हिंदी भाषी दुनिया एक साथ जुड़ती है।